फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, कल जो है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी एस्पिरेंट्स को जिन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया है, और उन्हें भी जो है बेस्ट ऑफ लक जो इन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया, क्योंकि आगे और भी आपके जो है अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उनकी प्रिपरेशन करें। राइट। सो ये एक्चुअली मैंने वीडियो बनाई, एक छोटा सा वीडियो है जिसमें जो भी कैंडिडेट्स जो क्लियर किए इस एग्ज़ाम को, मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी उनके लिए एक जो है 15 से 20 दिन जो एग्ज़ाम डेट है, यानी मेंस की एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। सो आप लोगों को जो है, आप लोग के लिए जो है एक छोटा सा स्ट्रैटेजी है, ठीक है, क्योंकि आप 15 से 20 दिन है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो उसमें आप 15 से 20 दिन में आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। राइट। सो हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में, थोड़ा सा वीडियो में आपको एक चीज़ समझा दें कि आपको जो है अभी फ़िलहाल टाइम कम है, तो दूसरे यानी कोर्स के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो है आपके टाइम वेस्ट होंगे। और कोचिंग के पीछे अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो उनका पर्पज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उनका मोटिव है बेनिफिट्स यानी बिजनेस करना, ठीक है। तो आप उनके चक्कर में ना भागे, ठीक है। पैसे जो है अपना वेस्ट पैसे जो है बचाएं, अपने टाइम जो है अपना बचाएं, ठीक है। उस चीज़ का यूज़ करें, किस में जो टाइम आपको मिला है उस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने में, इस चीज़ का जो है यूज़ करें। राइट। सो हम सबसे पहले आप समझेंगे कि किस तरह हम जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको जैसा कि पता होगा, सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में सबसे पहले अगर 60-40 का रेशियो है। राइट। 60-40 यानी 60 में आपको जो इंग्लिश और 40 में है हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, जिसमें 60 में इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या है, उसमें आपको है एसे, ठीक है, ऐसे है, लेटर राइटिंग है, उसके बाद आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस है, जिसमें सेंटेंस इसको यूज़ करके आपको जो है सेंटेंस में यूज़ करना है। राइट। सो ये सारे चीज़ हो गए। उसके बाद हो गया पैराग्राफ हो गया, आपको दिया जाएगा एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस पैसेज आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन से आंसर लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर फोर्थ है वो है प्रेसाइज है, प्रेसाइज राइटिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो प्रेसाइज राइटिंग है। तो ये सारे चीज़ जो है इंग्लिश जो पिछले साल की अगर बात करें क्वेश्चन पेपर में जो भी आया हुआ था, तो उसके हम बेस्ट पे हम आपको बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इतने दिनों में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको क्या करना चाहिए। राइट। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जो है इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करें 60 जो परसेंट अगर आपको वेटेज है जिसमें, तो उसमें आपको जो है, और ये 40 है हिंदी में, तो आपको इंग्लिश में ऐसा क्या करना पड़ेगा जिसे आपको इम्प्रूव कर दे, ठीक है। जिसकी आपकी जो, अगर मान लिया आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है रिविज़न ही एक जो ऐसा है चीज़ है, या प्रैक्टिस आप करते रहिए तो वो एक चीज़ सही है। लेकिन उसमें अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था, या अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही उन्होंने स्टार्ट किया है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो है आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप जो है न्यूज़पेपर को फॉलो करें। राइट। आप न्यूज़पेपर को फॉलो करना या कोई मैगजीन को फॉलो करना, राइट, उसके पास उतना टाइम नहीं है कि आप वोकैब को पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कीजिए, आप जो जितने भी मतलब जो मोटे मोटे बुक है, ऐसे की किताब है, आप खरीदना स्टार्ट कर दीजिए। ये सब बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं, आप इन सभी पे जो है अपने टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ सिंपल क्या करना है, कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बाय टाइपिंग स्मॉल पैराग्राफ्स। राइट। यानी आपको छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना है। आपको पहले सब क्या कीजिए कि एक टॉपिक्स को लीजिए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, राइट, और उस पर क्या कीजिए, ट्राई कीजिए कि अपने खुद से आप जो है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़िए, पहले आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसके पढ़ने के बाद आप खुद से उसको पेपर पे अपने को उस पर रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, कि आप क्या समझ रहे हैं उससे, उस टॉपिक से आप क्या क्या समझे। उसके बाद फिर से आप थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए कि और क्या हो सकता था, और उसमें क्या इंप्रूव किया जा सकता, और क्या ऐड किया जा सकता था। राइट। सो ये चीज़ होता है, कोई भी ऐसे राइटिंग्स आप लिखने से पहले आप चीज़ के पास उस चीज़ के, उस टॉपिक से रिगार्डिंग क्या है आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको भी टॉपिक दिया जाए तो आपको पहले उस टॉपिक से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, उस टॉपिक के बारे में क्या है अच्छे से पता होना चाहिए कि इसे टॉपिक जो है किस कॉन्टेक्स्ट में है, और इससे क्या चीज़ में मुझे समझ में आ रहा है। राइट। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, कोई भी अगर आप टॉपिक लीजिए, जैसे कि डेमोक्रेसी की अगर ले, सिंपल टर्म में डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं, राइट, उसके मीनिंग को समझिए, उसके आप टर्मिनोलॉजी को समझिए कि क्या ये कहना चाहता है। राइट। अगर आपको डेफिनेशन पता होगा, ठीक है, तो आप समझिए कि आप जो है उस ऐसे के बारे में जो है कुछ आगे तक लिख सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा होगा, सारे टॉपिक अगर नए होंगे, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। तो पहले है आपका टॉपिक के जो भी दिया उसके बारे में आप पहले आप डेफिनेशन को लिखिए। राइट। दूसरा चीज़ अगर बात करें,
ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले आपको पैराग्राफ जो भी दिया रहेगा, ठीक है, जो भी आपका ऐसे है तो उसको क्या कीजिए, उसको जो डिवाइड कर दीजिए कि उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी क्या होगा, कंक्लूजन होगा। इसका मतलब अगर बात करें, देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने अपने वीडियो में जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो भी अभी डाल रहा हूँ उसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या अप्रोच होना चाहिए आपको, कोई भी अगर ऐसे राइटिंग अगर आप लिख रहे हैं तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कोई भी अगर ऐसे लिख रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके डेफिनेशन को लिखिए, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐसा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है कि जिससे कि मतलब, क्योंकि देखिए आपके पास टोटल 500 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, तो आपके पास उतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, तो आपको उतने ही इसी लिमिट के अंदर आपको जो है सारी चीज़ आपको जो है क्या प्रेजेंट करना होगा। तो आप इंट्रोडक्शन को लीजिए, ठीक है, 40 से 50 वर्ड्स में आप क्या है आप इसको इंट्रोडक्शन के लिए इसका डेफिनेशन को लिखिए, क्या आप समझते हैं इस टॉपिक से, राइट। उसके बाद अगर बात करें दूसरा चीज़ अगर देखना है तो उसमें हिस्ट्री और ओरिजिन, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा जोड़ दीजिए कि इंडिया से कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ का किस तरह यूज़ हो रहा है, राइट, किस तरह इंप्लीमेंट हो रहा है। मान लीजिए जैसे कि डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो इंडिया में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, हम क्या समझते हैं, भारत में किस तरह डेमोक्रेसी को यूज़ किया जा रहा है, किस तरह इंप्लीमेंट किया गया है, राइट। तो ये हो गया हिस्ट्री ओरिजिन, इसके बारे में थोड़ा सा 40 से 50 वर्ड लिखिए, राइट। उसके बाद थर्ड आता है इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी आप जो बेनिफिट्स हो गया, प्रोज हो गया, जिसको आप ये सारे क्या है, ये सारे एक ही टर्म्स है, राइट। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि आप डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं, डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं, डेमोक्रेसी अगर मान लीजिए कल को हम अपने देश में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे देश को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो ये हो गया डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। उसको आप क्या कीजिए एक पॉइंट्स में लिख दीजिए, ठीक है, पॉइंट वाइज लिख दीजिए कि इस डेमोक्रेसी के किस तरह किस किस सेक्टर्स में जो है क्या क्या जो इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो चीज़ हो गया, राइट। उसके बाद आता है फोर्थ होता है चैलेंजेस, यानी आपको जो ड्रॉबैक्स हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं उस टॉपिक के, यानी जो भी जैसे कि डेमोक्रेसी के क्या लिमिटेशंस हैं, यानी अगर हम डेमोक्रेसी अगर भारत में डेमोक्रेसी है तो भारत अभी क्या किस चीज़ से जो है डेमोक्रेसी किस चीज़ को जो है फेस कर रहा है, किस चैलेंज को फेस कर रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उस डेमोक्रेसी में, और क्या जो है लिमिटेशंस हैं, क्या और किया जा सकता है, राइट। तो ये सारे जो है इसमें आप लिख सकते हैं चैलेंजेस में, और उसके बाद थोड़ा सा आप अपना कंक्लूजन दे दीजिए कि क्या किया जा सकता है, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या क्या जो है सरकार कर सकती है इन फ्यूचर इस चीज़ को इम्प्रूव करने में। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो पहले आप रफ उसका एक ये बना ले, ठीक है। यहाँ पे आप साइड में कहीं भी क्वेश्चन पेपर पे आप पहले ये चीज़ लिख लीजिए कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन में मैंने क्या समझ में आ रहा है, पहले आप इंट्रोडक्शन में पॉइंट लिख दीजिए, उसकी ओरिजिन भी लिख दीजिए कि डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी का इंडिया कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डेमोक्रेसी के बारे में दिया हुआ, राइट। उसके बाद अब उसके इंपॉर्टेंस के लिखिए कि डेमोक्रेसी क्या है, पहला तो इक्वालिटी की बात करेगा, राइट, सेकुलरिज्म हो गया, उसके बाद राइट टू एक्सप्रेशन हो गया, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये डेमोक्रेसी का ये क्या है बेनिफिट्स है ना, ये सारे क्या है आपको जो है इस सब के जो राइट्स मिल रहे हैं, ये जो भी आपको राइट्स आपको दिया जा रहा है वो क्या डेमोक्रेसी का ही एक फीचर्स है ना, कि आपको फ्रीडम है ऑफ राइट एंड एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको। उसके बाद आपको इक्वालिटी की बात की जा रही है कि सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वल जो है उनके लिए लॉज बनाया जाए, तो ये सारे क्या है डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स हैं। अगर चैलेंजेस की अगर बात करें तो चैलेंजेस क्या हो सकती हैं, ठीक है, चैलेंजेस क्या हो सकता है, तो चैलेंजेस ये हो सकता है डेमोक्रेसी में किसी की अगर बात करें क्या चैलेंज आ रहा है फिलहाल अभी, तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी भी सोशल इनक्वालिटीज़ बनी हुई है, राइट। तो उस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि सोशल इनक्वालिटीज़ को हटाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या है, यूनिफॉर्म सिविल जो भी कोई फिलहाल टॉपिक बना हुआ है इस चीज़ को लागू किया जाए, ठीक है। ये डेमोक्रेसी का क्या है, ये आपको एक समान कानून की बात कर रहा है कि पूरे जो है देश में अगर देश आपका एक है तो कानून भी एक होने चाहिए सभी नागरिकों के लिए, राइट। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो सरकार लागू करे, ठीक है। ये सारे चीज़ इसके चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, जिसे आपको इसमें आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप कंक्लूजन उसको दीजिए। समझ में आया? तो आपको ये सारे चीज़ है जो अब कभी भी अगर आप मतलब ऐसे का अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि क्या करना है। देखिए ये चीज़ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें आप एग्जांपल के लिए देखिए कि देखिए हमने क्या है कल ये जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था उसका पीपीटी है मेरे पास। ये देखिए कल हमने बनाया था शायद प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो देखिए उसके बेनिफिट्स को हमने कैसे पॉइंट में लिखा हुआ है कि उसकी अगर बेनिफिट्स लिखना है कि प्राइवेटाइजेशन का क्या क्या जो इंपॉर्टेंट्स है या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो उसका लिखा है कि एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ये पहला पॉइंट आप रफ में लिख दीजिए कि इससे क्या है कि हमारे जो भी प्राइवेटाइजेशन करने से जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके
एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आपको पता है प्रोडक्टिविटी भी उनसे अच्छा होती है, यानी उनकी क्षमता अच्छा होता है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होता है यानी जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं उनसे बेहतर क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारे पॉइंट्स लिख दीजिए। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर देश में अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो आपको पता है कि जो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स उनके पास ज़्यादा आएंगे। इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ और क्या होगा, आपका मैनेजमेंट स्किल्स आएगा, कैपिटल इनफ्लो होगा, राइट। तो आपके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये सारे चीज़ क्या है, ये बेनिफिट्स हैं कोई भी किसी भी चीज़ के, मतलब प्राइवेटाइजेशन के। तो ये आपको पॉइंट्स में लिख देना, ऐसे पॉइंट्स बना लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप रिड्यूस्ड फिजिकल बर्डन, राइट, ये सारे पॉइंट्स है, ठीक है। आप इस तरह पॉइंट्स में आप इस चीज़ को नोट डाउन कर दीजिए। ये देखिए एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन्वेस्ट, इससे क्या होता है कि आप जब एक पॉइंट, अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे तो आप उसमें आराम से सोच सकते हैं कि हम किस तरह एफिशिएंसी की अगर बात करें तो किस तरह प्राइवेट कंपनी जो है एफिशिएंट है, ठीक है, किस तरह प्राइवेट कंपनी एफिशिएंट है पब्लिक सेक्टर से, ठीक है। तो आप अपने एज मतलब ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें आप बस अपने जो भी बेसिक एग्जांपल्स हैं उस चीज़ का इसमें यूज़ कीजिए, ठीक है। जिससे आपकी प्राइवेट कोई चीज़ बैंक में कोई काम कराने जा रहे हैं तो वो जो है जल्दी काम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं। तो ये सारी चीज़ आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है। आपको एज एग्जाम्पल नोट, अगर आपको फिर भी कंटेंट कम ही पड़ रहा है तो एग्जाम्पल को आप इसमें एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस तरह जो है पॉइंट, देखिए सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसके चैलेंजेस की अगर बात करें तो सोशल इनक्वालिटी, जॉब इनसिक्योरिटी है, लॉस ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें क्या चैलेंजेस हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर तैयार करना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसका बॉडी क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, राइट। उसके बाद आप क्या करना है कि कोई भी अगर ऐसे, ये देखिए हमने बताया कि ऐसे राइटिंग से पहले आपको क्या करना है, एक आउटलाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, आपके आइडियाज़ के बेस पे कि क्या क्या आपको समझ में आ रहा है उस टॉपिक के बारे में, उसको रफ में आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, राइट, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। और उसके बाद इस पॉइंट पे एक थोड़ा थोड़ा क्या कीजिए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हुए चलिए, राइट। अभी जो ऐसे आप लिख रहे हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले इंट्रो दे दिया, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपने जो अभी डिसएडवांटेज शुरू कर दिया, फिर बेनिफिट शुरू कर दिया, फिर डिसएडवांटेज बताने लगे, उसके बाद आप वे फॉरवर्ड दे दिए, बीच में भी अगर मान लीजिए अपना सजेशन ऐड कर रहे हैं। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है आपको ऐसे को खराब बना देता है, ठीक है। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिससे कि फ्लो कंटिन्यू रहे, राइट। अगर आप लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन, फिर उसको थोड़ा सा उसके एडवांटेज के बारे में लिखिए, उसके कॉन्स के बारे में लिखिए, उसके बाद वे फॉरवर्ड लिखिए, उसके बाद चैलेंजेस को लिखिए। तो आपको जो है पूरा एकदम ऐसे जो लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एकदम लाइन वाइज होना चाहिए, राइट, एकदम स्ट्रक्चर में होना चाहिए जो भी ऐसे आप लिख रहे हैं। पुट पंक्चुअल, आपको जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यानी अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप उसमें डाटा ऐड कर रहे हैं कि अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम या पॉल्यूशन बढ़ रहा है, या अगर लिटरेसी से रेट, अगर मान लीजिए लिटरेसी रेट का अगर कुछ भी आप उसमें फैक्ट्स डाल रहे हैं कि 80% इतना लिटरेसी है, इतना 70% लिटरेसी, तो वो जो भी फैक्ट्स हैं वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, यानी किसी डाटा के अकॉर्डिंग होना चाहिए, किसी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप उसमें अपने क्या है, उसमें आप रिपोर्ट्स को यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग का रिपोर्ट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ बता रहा है। तो जो भी आप डाटा मेंशन कर रहे हैं वो क्या है, एकदम बिल्कुल फैक्चुअल करेक्ट होना चाहिए। इररिलेवेंट डाटा आप मत डालिएगा, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता होता है आपसे, अगर वो कॉपी चेक कर रहे हैं तो उनके पास वो डाटा जो है, उनके पास ऑलरेडी उनको उतना नॉलेज है कि उनको पता होगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कि इससे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऐसे राइटिंग पे। तो आपको क्या है ना, जो भी आप डाल रहे हैं वो सही होना चाहिए। थर्ड है स्पेलिंग मिस्टेक इज इनएक्सेप्टेबल। आप देखिए, आप सिंपल, ठीक है, आप सिंपल जो वर्ड्स का यूज़ कीजिए, ठीक है। आप ऐसे राइटिंग लिख रहे हैं तो आप जो भी वर्ड्स उसमें यूज़ कर रहे हैं आप सिंपल वर्ड्स यूज़ कीजिए। जरूरी नहीं है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ वर्ड्स की यूज़ नहीं करना है जिससे कि आपको लगे कि हाँ नहीं इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मतलब ये है, ऐसे राइटिंग का मतलब है कि आप अपने आइडियाज़ को कन्वे कर पा रहे हैं, ठीक है, कन्वे कर पा रहे हैं दूसरे के तक, ठीक है। अगर ये आप अपने आइडियाज़ को दूसरे तक क्या पहुंचा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं उसे, तो वो हो गया ऐसे राइटिंग। आप किसी भी वर्ड्स में लिखे, किसी भी शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है कर सकते हैं उसमें, राइट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी है, आप सिंपल वर्ड्स में लिखिए, ठीक है। जो भी आपको समझ में आ रहा है उस चीज़ को, उस ऐसे को सिंपल ही रखिए, अपना जितना सिंपल हो सके,
ठीक है। उसके बाद आप स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो वो कॉपी जो भी चेक कर रहा है वो आपको बिल्कुल कॉपी पे उतना ध्यान भी नहीं देगा, ठीक है, अगर ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो। उसके बाद आपको करना है ट्राई टू पुट बोथ प्रोज एंड कॉन्स बट इन कंक्लूजन। मैंने कहने का मतलब देखिए, आप ऐसा नहीं कि किसी भी ऐसे जो लिख रहे हैं किसी एक और ही आप उस अपने जो है आइडियाज़ को दिखाएं, जैसे कि आप प्रो मत, ज़्यादा प्रो भी ना हो जाए, ज़्यादा कॉन्स भी ना हो जाए, राइट। यानी आप जो भी लिख रहे हैं उसको बैलेंस में रखें, प्रोज और कॉन्स दोनों को बराबर मेंशन करें, जो एडवांटेज मेंशन कर रहे हैं उसका नेगेटिव साइड्स को भी आप मेंशन कीजिए, राइट। यानी दोनों को बैलेंस करके चलना है आपको। कोई भी चीज़ जो है किसी गवर्नमेंट या कोई भी मीन्स किसी भी चीज़ को किसी का साइड नहीं लेना है आपको, राइट। आपको क्या करना है, बैलेंस करके रखना पड़ेगा आपको हर चीज़, ठीक है। उसके जो भी टॉपिक है वो क्या है, आपके जो भी ओपिनियन है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको और बता दें, आपको जैसे बता दें यूज रेलेवेंट कोट्स ऑफ फेमस पर्सन्स, यानी अगर आप कोई भी अगर मान लीजिए कि कोट्स का अगर यूज़ कर रहे हैं तो रेलेवेंट्स जो कोट्स दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोट्स का यूज़ कर रहे हैं तो जो भी मतलब अपना पर्सन, कोई भी पर्सन का अगर कोट्स करें तो उसका मेंशन कर दीजिए या रेलेवेंट कोट्स दीजिए। ऐसा नहीं कि जो हम लोग आम भाषा में यूज़ करते हैं उस चीज़ का यूज़ कीजिए, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, राइट। अगर आपको कोट्स आपके पास है तो ही इस्तेमाल कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा दिखने के लिए जो है दूसरे यूज़ कर रहे हैं तो हम भी यूज़ करें, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जो है ऐसे को जब भी लिख रहे हैं तो अपना एकदम जो है बिल्कुल क्लियर रहिए, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल एकदम आराम से पॉइंट बना लीजिए, पहले उस पॉइंट को धीरे धीरे एक्सप्लेन कीजिए 30-40 वर्ड में करके, ठीक है। 5-6 पॉइंट अगर बना लीजिए और सब में जो है 40-50-40+ वर्ड करके आप कैसे भी उसको एलोबरेट कीजिए, राइट। यानी उसको आप एडवांटेज बना दिए तो समझ लीजिए कि लिख दीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए 60 से 70 अगर वर्ड्स में आपको एडवांटेज लिखने हैं तो बेनिफिट्स में मान लीजिए 60 से 70 में लिख दीजिए, ठीक है। ताकि क्या है कि आपके पास वर्ड्स की कमी ना हो, राइट। आप उतना जो है 500 वर्ड के अंदर जो है उस चीज़ को डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपनी स्पीड को, उसके बाद आप जो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आप एग्जाम में अगर भी आप लिख रहे हैं तो आपको उससे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। उस टाइम के अंदर जो है आपको उतने 3 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है, तो आप इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, राइट। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या करना है ऐसे के लिए। आप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स की अगर बात कर रहे हैं तो टॉपिक्स सबसे अच्छा है कि आप 10 टॉपिक, आपके पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है तो 10 टॉपिक लीजिए और उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना आपके पास ज़्यादा वर्ड्स आएंगे, ठीक है, तो आप जो है अगर एग्जाम में भी अगर आता है तो आप उसको आराम से उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं भी कोई कोर्स के लिए, अब दूसरे कोर्स के लिए आप मत जाइए, ठीक है। कोर्स के पीछे बिल्कुल मत भागिए, मेरा यही सजेशन रहेगा, ठीक है। आपके पास बिल्कुल टाइम कम है तो आप जितना घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जितने अपने टाइम को अगर बचाएंगे तो आपके बेनिफिट होगा, राइट। क्योंकि आप देखिए कोर्स जाएंगे, ये हम आपको पता है कि कोर्स वो सिर्फ पैसे लेने के बाद वो आपको प्रिपरेशन में तो कुछ काम आने वाला नहीं है, ठीक है। अगर हाँ आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है तो आप उसको ले सकते हैं, बट अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, फुल पेड कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है। आप उस पर आपके टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ क्या है, आपको एक जो है डिस्ट्रैक्ट करने की जो एक मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको बस बिल्कुल आपको फोकस रहना है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप अपने जो भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम दीजिए। आपके पास टाइम कम है, राइट। और फिर भी आपको कोई अगर डाउट हो और कोई भी आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कीजिए बिल्कुल, और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ अभी फ़िलहाल आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तब तक क्या है कि प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद, अब बेस्ट ऑफ लक आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए।